यस कमिंग। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू। बिना नाम बताई हुई अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मैंने अपनी स्कूलिंग श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट से की है और अपनी ग्रेजुएशन 2023 में अपने होम टाउन से ही पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स में की है। सर मैं 2024 से सिविल सेवाओं की तैयारी कर रही हूँ और सर मैं अपने इंटरेस्ट के तौर पे ओरिगामी को प्रैक्टिस करना पसंद करती हूँ। आप श्री गंगानगर से हैं यहाँ पे? हाँ जी। इस श्री गंगानगर है वो नाम कैसे पड़ा? सर इनिशियली श्री क्यों लगाया जाता है इसके आगे? सर वो महाराजा गंगा सिंह के ऑनर में श्री लगाया जाता है। इनिशियली इसे रामनगर के नाम से जाना जाता था, परंतु जब 1927 में गंग नहर का उद्घाटन हुआ था तो वो महाराजा गंगा सिंह ने किया था, तो उनके सम्मान में हम इसमें श्री लगाते हैं और उनके नाम पे ही शहर का नाम श्री गंगानगर पड़ा। अच्छा, इनको वो भागीरथ की उपाधि दी गई है। हाँ जी सर। ये भागीरथ की उपाधि है वो क्या होती है, क्यों दी जाती है? सर जैसे कि वो ऋषि थे शायद, जैसा मतलब एक भागीरथ ऋषि थे जो गंगा नदी से संबंधित। ये भागीरथ थे या भगीरथ थे? सर भागीरथ थे जहां तक मुझे अच्छा। आइडिया है। तो सर इनको जो भी जल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं उन्हें भागीरथ की उपाधि दी जाती है, क्योंकि भागीरथ ऋषि को गंगा नदी से जुड़ा हुआ मानते हैं हम, तो इस वजह से। तो ये गंगा नहर का नाम क्या है वर्तमान में? सर गंग नहर का नाम तो फिलहाल गंग नहर ही है। गंग नहर ही है। हाँ जी सर। तो ये सेम की समस्या है वो वहाँ पे एक? हाँ जी सर। तो बहुत ज्यादा है वो पाई जाती है। हाँ जी सर। क्या होती है ये सेम की समस्या है वो? सर इसमें जैसे इसे हम वाटर लॉगिंग भी कह देते हैं, इसमें ये होता है कि जो मतलब पानी की अवेलेबिलिटी चूंकि कैनाल की वजह से उस रीजन में ज्यादा बढ़ चुकी है, तो उस कारण से जो पानी की सीपेज है ग्राउंड में, वो सीपेज कम हो जाती है और वो ग्राउंड के नजदीक रहता है बहुत ज्यादा, तो भूमि थोड़ी दलदली हो जाती है और उसकी वजह से नमक की भी अधिकता वहां देखने को मिलती है, तो वो थोड़ा सा ये सेम का इशू है। गंगानगर की है वो गेहूं को भी वो अच्छा गेहूं माना जाता है। हाँ जी सर। कि गंगानगरी गेहूं है वो अच्छा होता है। क्या कोई विशेषता, खास विशेषता होती है उसमें है जी? सर जहां तक मैं इस संबंध में सोच पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि गंगानगर पंजाब से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, कल्चरल इन्फ्लुएंस भी है पंजाब का, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट भी इस पे काफी जल्दी पड़ा, तो हो सकता है कि वो थोड़ा पंजाब की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन जल्दी यहाँ आई, तो वो कुछ क्वालिटीज उसमें हो सकती है कि पहले तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो वहां पे प्रोडक्शन बढ़ा, उसका विकराल रूप अब देखने को मिल रहा है हमें, जो कि वहां जो पेस्टिसाइड्स का यूज है वो इतना ज्यादा हो रहा है और उसकी वजह से है वो बीमारियां है वो सबसे ज्यादा हो रही है वहां पे। कैंसर ट्रेन तक चल रही है। हाँ जी सर। कैंसर ट्रेन चल रही है वहां से, वो बीकानेर के लिए है। हाँ जी सर। सर जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हम देखते हैं कि अपनी कुछ प्रॉब्लम साथ लेके आती है, जिसमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और टॉक्सिसिटी होना, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। जैसे बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं, तो वो जब पीडीएस के तहत दूसरे राज्यों या जिलों में जाता है यहाँ से, तो सर वो वहां पे बायो एक्यूमुलेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, बॉडी में फूड चेन में चली जाती है, तो वो एक हेल्थ वाइज एक इम्पॉर्टेंट इशू इसमें खड़ा होता है। दूसरा सर एनवायरमेंटली भी, क्योंकि फर्टिलाइजर का रन ऑफ होता है, तो सर वो सॉइल पॉल्यूशन और ग्राउंड वाटर और वैसे भी वाटर पॉल्यूशन को काफी ज्यादा करता है। पर सर इसके रिफॉर्म्स के तौर पे या इसके नेगेटिव्स को काउंटर करने के लिए सर हम अभी काफी स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे कि वो जैसे सेम की समस्या है, तो हमने इंडिया डच का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम यूकलिप्टस या जिसको सफेदा बोलते हैं, उस पेड़ का काफी ज्यादा वहां पे रोपण कर रहे हैं, क्योंकि वो बायो ड्रेनेज का सिस्टम होता है उनका, वो बहुत पानी सोखते हैं। सर ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी प्रमोट किया जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से है वो क्या मतलब है आपका? सर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जिसके अंदर हम नेचर की प्रैक्टिसेस को ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं और ये जो केमिकल इनपुट्स हैं इनको यूज को कम करने की कोशिश करते हैं या कम्प्लीटली एलिमिनेट भी एक स्टेज में करने की कोशिश करते हैं। तो और जो गंगानगर जो जिला है वो बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं बॉर्डर से है वो गंगानगर जिले को, क्या क्या प्रॉब्लम्स? सर सबसे पहले जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, और सर दूसरा मेन इंपॉर्टेंट चैलेंज मैं देखती हूँ वो ड्रग्स का है। ड्रग्स का काफी ज्यादा हम देखते हैं कि उधर से स्मगलिंग हो रही है, पंजाब से भी स्पिल ओवर इफेक्ट है ड्रग्स का,
तो ड्रग्स का एक इम्पोर्टेंट इशू है, और दूसरा बॉर्डर सिक्योरिटी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हुआ था, और करंटली जो हमारे ऑनरेबल कलेक्टर मैम हैं उन्होंने भी काफी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की है बॉर्डर एरिया में। तो उस संबंध में ये दो मेन इश्यूज हैं। तो ये ड्रग्स का जो है इस रैकेट को हम जो कैसे तोड़े हैं, कैसे इसको कम किया जा सकता है? ये सारी जो बॉर्डर के जिले हैं राजस्थान की, उन सभी जिलों में है इस तरह की प्रॉब्लम है, वो बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए वो क्या स्पेशल प्रयास हम और कर सकते हैं? सर जैसे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेशन अपना एस्टेब्लिश कर रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। दूसरा सर डेडिकेटेड ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं स्मगलर्स के नेटवर्क को काउंटर करने के लिए, जैसे कि गंगानगर में स्पेसिफिकली ऑपरेशन सीमा संकल्प चलाया गया है। और सर उसके बाद जैसे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की स्कीम है नवजीवन योजना, और नशा मुक्त भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है, तो इन स्कीम्स का इफेक्टिव क्रियान्वयन होना चाहिए। प्लस सर इसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो यूथ डिमांड है इस चीज की, तभी सप्लाई इंटेक्ट है इस चीज की, तो हमें वो डिमांड तोड़नी चाहिए जो बेसिकली अनएम्प्लॉयड यूथ या अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से आ रही है। हम यूथ की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए स्पोर्ट्स अकेडमीज हैं, उनका काफी यूज कर सकते हैं, और जो रिहैब इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, उन केंद्रों को भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जैसे उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं काफी ज्यादा, तो ये कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। वहाँ किन्नू भी होता है? हाँ जी सर। किन्नू और संतरे में क्या डिफरेंस है? सर किन्नू हाइब्रिड है। अच्छा, हाइब्रिड है तो सर अभी तो मुझे इतना ही याद है इसके, यानी कि संतरे का हाइब्रिड किन्नू है शायद तक सर मैं यही समझ पा रही हूँ तक तो इससे। और कोई स्वाद वगैरह में कोई चेंज नहीं है इसमें? है वो? नहीं सर मुझे अभी ऐसा कोई आइडिया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं पता है। नहीं सर, पर ये काफी पोटेंशियल है गंगानगर के लिए। क्या एक्सपोर्ट होता है वहां से? हाँ जी सर, बांग्लादेश को काफी एक्सपोर्ट होता है इस बांग्लादेश से अभी हमारे संबंध है वो खराब है, तो क्या इसका इम्पैक्ट है वो गंगानगर पे आया है, उस एरिया पे आया है? तीनों के एक्सपोर्ट का है वो? सर एज सच इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखा गया है, क्योंकि फूड प्रोडक्ट हैं वो थोड़े कम इम्पैक्टफुल होते हैं। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड तो अभी भी हमारा इंटैक्ट है बांग्लादेश के साथ, पर थोड़ा ये इश्यूज है कि वहाँ पे थोड़ा एंटी इंडिया स्टांस अभी ज्यादा चल रहा है, पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को छोड़ के और कहीं ज्यादा इंडस्ट्री में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है फिलहाल, थोड़ा है पर इतना ज्यादा नहीं है। ये बैंक रेट और रेपो रेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर रेपो रेट आरबीआई का वो पॉलिसी रेट है, जो मतलब एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इसको यूज करते हैं। इसके अंदर जो इसको रीपरचेज रेट भी कहते हैं, इसके अंदर जो आरबीआई है वो शॉर्ट टर्म लोन एडवांस करती है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, पर उसके बदले में उन्हें सिक्योरिटीज रखनी पड़ती है आरबीआई के पास, तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं। और दूसरा सर बैंक रेट है। सर मैं इसमें थोड़ा श्योर नहीं हूँ, तो अगर आप अनुमति दें तो मैं गेस बताएं। सर बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और पहले ये रेपो रेट से पहले ये एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट था। तो ग्रेशम का नियम का नाम सुना है? नहीं सर। ग्रेशम का नियम नहीं पढ़ा? नहीं सर, आइडिया नहीं सर। कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। नहीं सर, अभी मैं नहीं सोच पा। क्या ये सही है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है? सर आप मतलब जो फेक इंडियन करेंसी नोट है उनसे संबंधित नहीं समझ पा रहे? नहीं सर। ये सिंगुड्स है वो किसे कहा गया? सर जो हमारे एनवायरनमेंट पे और हमारी सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं ओवरऑल, उन्हें सिन गुड्स कहा गया है। जैसे जीएसटी में इनके लिए अलग से 40% टैक्सेशन है, तो उन्हें सिन गुड्स कहा गया है। तो सिन गुड्स की है वो जो हम इलेक्ट्रिसिटी को देखें, तो कैसे कैसी इलेक्ट्रिसिटी होगी इनकी है वो? सर ये रिलेटिवली इन इलास्टिक कैटेगरी में आते हैं। कैसे? सर क्योंकि अगर इनके प्राइसेस भी चेंज होते हैं, अगर मतलब बहुत ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज करते हैं, जैसे हम 40% टैक्स लगा रहे हैं, फिर भी इनकी जो डिमांड है वो रिलेटिवली स्टेबल रहती है। अच्छा, तो ये इनस्टेबल उसमें आएंगी ये चीज? हाँ जी सर, थोड़ा इनइलास्टिक साइड में इनइलास्टिक साइड में आएंगी। क्रॉस इलास्टिसिटी है वो किसे कहेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सॉरी मुझे नहीं सर, ये मुझे नहीं। ये नेशनल इनकम में वृद्धि होना क्या आर्थिक कल्याण में वृद्धि को दिखाता है?
सर डेफिनेटली नेशनल इनकम और जो ये अपना आर्थिक कल्याण है, इनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन जरूर है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो कल्याण बढ़ सकता है, पर सर जरूरी नहीं है कि जहाँ पे नेशनल इनकम में ग्रोथ देखी गई है वहां पे आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि हुई है। वो पर क्यों? सर क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज पॉप अप कर जाते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड में भी थोड़ा सा जरूरी नहीं है कि इम्प्रूवमेंट हो जो सोसाइटी में लोग हैं उनकी, तो इस वजह से हम इनको इक्वेट नहीं कर सकते कि अगर नेशनल इनकम हो रही है तो आर्थिक कल्याण होगा ही होगा। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए है वो कौन कौन सी कंपनियां और कमिटीज है वो बनाई गई थी? सर इनिशियली इसके लिए डॉक्टर नरसिम्हन सर हैं, उनके अध्यक्षता के अंदर 2 कमिटीज बनाई गई थी, और रिसेंटली 2014 में मैनेजमेंट से रिलेटेड पीजे नायक सर के अंडर भी एक कमेटी बनी थी। सर भी मुझे नहीं। ये मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा है वो एक वर्ष में है वो कितनी बार की जाती है? सर ये बाई मंथली अफेयर है, हर 2 महीनों में एक बार एमपीसी की मीटिंग होती है, बट सर अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं स्पेशल मीटिंग्स भी बुलाई जा सकती हैं, और सर 4 मीटिंग्स करना इनके लिए आवश्यक है। जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर है वो क्या है? सर जीएसटी काउंसिल में सेंटर को रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट्स को भी रिप्रेजेंटेशन है। सर जो सीबीआईसी बोर्ड है उनके चेयरमैन एज नॉन वोटिंग परमानेंट इनविटी उसके अंदर होते हैं। अभी हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 8.2% है वो दिखाई गई थी। क्या क्या मेजर फैक्टर्स थे जिनकी वजह से है वो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो इतनी बड़ी? फिर मैं तो सोचना चाहिए। सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उससे पहले पीएमआई इंडेक्स वो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स होता है, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन सेक्टर है, बेसिकली इंडस्ट्री सेक्टर है, वो ग्रोथ कर रहा था, तो उसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। एंड सर डिस्पाइट की यूएस के टैरिफ लगे हैं हम पे, उसके बावजूद इंडिया ने सक्सेसफुली अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर लिया, तो वो भी एक ग्रोथ का फैक्टर इसमें रहा था। प्लस सर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो अभी पीक से अपनी लो चल रही है। तो बैंकों का भी रिसेंट है वो काफी मर्जर के केस है वो सुनने को मिल रहे हैं कि और मर्ज करके है वो 3 बड़े बैंक बनाने की है वो प्लानिंग है वो गवर्नमेंट की चल रही है। ऐसा करने का के पीछे है वो क्या ऑब्जेक्ट है? सर ये जैसे 1998 में जो नरसिम्हन कमेटी 2 आई थी उनकी रिकमेंडेशन भी थी कि अगर हम बैंक्स को मर्ज करके कुछ बड़े बैंक्स बनाते हैं तो उसका ये फायदा होगा कि वो इंटरनेशनल लेवल के बैंक्स बन जाएंगे, मतलब उनका जो एसेट बेस होगा वो काफी बड़ा होगा, तो वो इंटरनेशनल डिमांड्स को भी कैटर कर पाएंगे। मर्जर एंड एक्विजिशन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर जहां तक मैं समझ पा रही हूँ मर्जर का मतलब तो ये होता है कि वो दोनों आपस में मिलकर एक नई एंटिटी बना रहे हैं, और एक्विजिशन में एक पावरफुल कंपनी एक जो रिलेटिवली वीकर कंपनी होती है उसको अपने कंट्रोल के अंडर ले रही है। तो बैंक है वो मर्जर होते हैं या एक्विजिशन होता है? सर अगर पब्लिक सेक्टर बैंक है तो शायद वो मर्जर ही होता है, जहां तक मुझे ज्ञान है इस बारे में। ठीक। अच्छा, आप ज्योग्राफी से भी आपने जो है ग्रेजुएशन किया है ना? वर्तमान में गोडावण संरक्षण को लेकर के अभी माननीय न्यायालय का कुछ वर्डिक्ट है, क्या है? सर इसमें जैसे ये कल ही 1-2 दिन पहले ही आए हैं, उसमें सरकार ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो हमारी सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेसेस की, उनके अंदर एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं का ही पार्ट है, और जो आर्टिकल 51A का सब क्लॉज G है उसके अंडर भी ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्ट ड्यूटी है कि हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सीएसआर के अंडर आपकी एनवायरमेंटल ऑब्लिगेशन भी है कंपनीज की, और जो गोडाउन संरक्षण के लिए हमारी राजस्थान गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं उनमें जो भी कैंपा फंड वगैरह होंगे तो इस संबंध में कंपनीज को कंट्रीब्यूट करना होगा। वो होगा, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि आप जो है रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी जिसकी अपन बात करते हैं, वो उसको भी प्रमोट करना है। सर इसके रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट का एक और डायरेक्टिव भी है कि जो चूंकि गोडावण हैवीएस्ट बर्ड है तो उनकी फ्लाइट की हाइट भी लिमिटेड होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी गाइडलाइंस दिए थे कि जो आपके ओवरग्राउंड जो पावर केबल्स हैं उनको अंडरग्राउंड करना है ताकि इनकी प्रोटेक्शन की जा सके। बाकी सर हम काफी कंजर्वेशन एफर्ट्स कर रहे हैं, जैसे इनका एक ब्रीडिंग सेंटर है रामदेवरा में सुदासरी के पास, तो हम वो एनवायरमेंटल एक तरह से नैतिक जो इश्यूज बन गया है कि पर्यावरण बनाम विकास का। हाँ जी सर। तो आपको वहाँ एसडीएम लगा दिया जाता है,
तो आप इस इश्यूज को है वो कैसे सॉर्ट आउट करोगे कि ताकि मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाए? सर मैं सोचना चाहूंगी। जी बिल्कुल। सर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अगर हमें मतलब मैटर्स रीजनल लेवल पे रखनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी कि हम सभी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स के साथ एक जरूर डिस्कशन जरूर रखें, जैसे कि कंपनीज, जो लोकल एनजीओज हैं एनवायरनमेंट के रिगार्ड में, एंड डेफिनेटली सर जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ भी हमें एक कनेक्ट इस संबंध में बिठाना होगा। सर जहां तक मेरा मानना है कि ऑलमोस्ट चीजें नेगोशिएशन से सही हो जाती हैं, क्योंकि कंपनीज भी चाहती हैं कि उनकी लीगल कॉस्ट पाइल अप ना हो, तो वो भी सर हो सकता है कि एक स्टेक होल्डर सरकार ने तो ये क्लियर ही कर दिया कि 2 मेगावाट से ज्यादा वहाँ अभी एस्टेब्लिश करना ही नहीं। वो कंपनीज तो बड़े बड़े जो है अभी राजस्थान प्रवासी दिवस भी मनाया गया, जिन्होंने वहाँ पे एमओयूज कर दिए, करोड़ों के एमओयूज कर दिए, तो फिर वो इम्प्लीमेंट भी नहीं होंगे, फिर कैसे कन्विंस करोगे आप? सर हम यहाँ पे गुड्डा जैसे एनवायरनमेंट में अगर स्पेशली गुड्डावन देखें जो वहाँ पे थ्रेटेंड है, तो उसके लिए सर हम इन सिटू और एक्स सिटू दोनों कंजर्वेशन अप्रोचेस को रख सकते हैं कि उनके कोर जोन जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जैसे वो डेजर्ट नेशनल पार्क है, घोषित कर रखा है उसको, तो सर उन एरियाज में रिस्ट्रिक्शन रख सकते हैं, कोर एरियाज में जैसे रिस्ट्रिक्शन रख सकते हैं। पर सर एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट जहां तक मैं मानती हूँ साथ साथ चलने चाहिए, तो सर हमें एनवायरमेंटल कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट चीजों को आगे लेके जाना होगा। अच्छा ठीक है। राजहंस महोत्सव राजस्थान में अभी मनाया जा रहा है, कहाँ पे? नहीं सर मुझे आइडिया नहीं इसका। अच्छा, तो सांबर का नाम है? हाँ जी सर। वहाँ पे ओके सांबर महोत्सव भी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, कब मनाया जाता है? नहीं सर डेट। किस प्रकार के बर्ड्स वहाँ पे आते हैं? सर बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। सांबर एक इम्पोर्टेंट स्टॉप ओवर है। क्यों आते हैं अभी इसी टाइम पीरियड में आते हैं? कि सर वो नॉर्थर्न लैटिट्यूड से आते हैं जहाँ पे इस टाइम काफी ज्यादा ठंड होती है, तो सर वो एक क्लाइमेटिक चेंज की वजह से आते हैं। दूसरा सर उनके जो फूड एंड फॉडर की रिक्वायरमेंट है उसके संबंध में आते हैं, और तीसरा सर शायद उनका ब्रीडिंग का पीरियड भी यही होता है, तो फेवरेबल क्लाइमेट। आज का दिन विशेष कैसा है? सर आज विंटर सॉल्स्टिस है और वर्ल्ड मेडिटेशन डे भी है। अच्छा, तो विंटर सॉल्स्टिस के क्या कारण है, मतलब आज क्या होता है? सर इस दिन जो सूरज है वो वर्टिकली शाइन करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 23.5 डिग्री साउथ के लैटिट्यूड पे। इस दिन के बाद से सर जो एपरेंट मूवमेंट है सन की वो नॉर्थवर्ड होनी शुरू हो जाती है और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा ठीक है। अभी पंचायती राज विभाग ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, क्या क्या लिया? सर जहां तक मैं समझ पा रही हूँ उसमें डीलिमिट उन्होंने एक तो वो जो ग्राम पंचायत समिति है इनकी संख्या बढ़ाई है। ठीक है, बढ़ा दी। इसमें वार्डों का गठन जो है वो पहले कितनी जनसंख्या पे होता था? सर मैं एग्जैक्टली श्योर तो नहीं हूँ। ग्राम पंचायत में वार्ड तो पहले कितने होते थे? सर मैं अच्छा, अभी उसको भी कुछ उसमें परिवर्तन किया। ठीक है, और क्या किया? सर इलेक्शन में किसी सर जहाँ तक मुझे आइडिया है उसमें ओबीसी कमीशन अपॉइंट किया गया है रिटायर्ड जस्टिस मदन के अंदर। हाँ। सर वो ओबीसीज को लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन देने के संबंध में किया गया कमीशन अपॉइंटेड है। अच्छा, महिलाओं को कितना है? सर महिलाओं को राजस्थान में करंटली 50% रिजर्वेशन मिलता है लोकल बॉडीज में। लोग है मिल रहा है वास्तव में अभी? हाँ जी सर। सर या केवल कागजों में? नहीं सर मिल रहा है। अच्छा हाँ जी सर। ठीक है, आप ये बताएं कि आप एसडीएम हो और वहाँ आपके क्षेत्र में जो है वो शराब के अवैध शराब के जो है वो कारोबार काफी प्रचलित है वहाँ पे, गंगानगर सुगर मिल वगैरह देखते भी हैं। और दूसरी तरफ सरकार जो कह रही है, सरकार को जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है वो भी एक्साइज डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा होता है ना। और एक महिला समुदाय के द्वारा भी ये ऐसी मांग की जाती है, महिला वर्ग द्वारा भी, कि जो है वो इससे हमारे जो है घरेलू हिंसा वो बढ़ रही है काफी, है ना। तो इन सब चीजों को, सिचुएशंस को देखते हुए आपकी मॉडस ऑपरेंडी क्या रहेगी? सर सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी इल्लीगल शराब के ठेके हैं वो ऑपरेट ना करें। लीगल है तो उन्हें वो उन्होंने पूरे प्रोसीजर को फॉलो किया है तो वो डेफिनेटली ऑपरेट करनी चाहिए। अगर कोई लोकेशन से संबंधित इशू है
तो हम उनको रीलोकेट करने का प्रोविजन सोच सकते हैं। दूसरी चीज सर, जहाँ तक रीलोकेट करोगे तो वहां की बिक्री कम हो जाएगी, बिक्री कम होगी तो रेवेन्यू कम होगा। सर जैसे कुछ इंस्टीट्यूशनल एरियाज हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, उसके कम से कम 1 या 2 किलोमीटर के अंदर अगर हम ना रखें तो वो एक ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहां से फिर वो हमारी फ्यूचर जनरेशन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम रीलोकेशन सोच सकते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन को ही लेके अगर उनका विरोध हो रहा है। नहीं, वो तो कह रहे शराबबंदी होनी चाहिए बिहार की तरह, गुजरात की। सर शराबबंदी मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्ट तभी काम करती है जब सोसाइटी की विल, जैसे देखते हैं हमारे यहाँ, पर सर उसके साथ प्रॉपर एनफोर्समेंट होनी चाहिए। और आपको भी लगता है कि मैं नवाचार करके मेरी जो ब्लॉक है, उस मेरे जो सब डिविजनल है, उसको मैं राजस्थान का फर्स्ट जो है शराब मुक्त ब्लॉक बनाऊंगा? सर जहां तक मेरी नॉलेज है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपनी पावर्स के अंडर ये नहीं कर पाऊंगी कि मैं तो पर वो जो ग्रीवेंसेज है, जो महिलाएं जो लेके आ रही है कि हमें ये पीटते हैं, मारते हैं, और उधर से सरकार का आपके पास नोटिस भी है कि जो है आपके क्षेत्र में जो दुकानें हैं उससे रेवेन्यू बहुत कम कलेक्ट हो रहा है, जो टारगेट हमने किया था बीएफसी और उस पर, वहां से भी बहुत कम हो रहा है। सर जहां तक महिलाओं का सवाल है, सर हम उन्हें लीगल, उनके पास जो ऑप्शंस है उनके बारे में अवेयर करवाएंगे, क्योंकि बहुत से स्कीम्स के अंदर महिलाओं के पास फ्री लीगल हेल्प का राइट भी है। और सर रेवेन्यू की जहां तक बात है, तो वो जो गवर्नमेंट, वो जो लीगल एवेन्यूज हैं शराब के लिए, वो उनके ऊपर होगा कि वो रेवेन्यू कैसे इंक्रीज करते हैं। हम शराब को प्रमोट तो नहीं कर सकते ना, एटलीस्ट एट द एंड हम प्रमोट नहीं करेंगे कभी भी शराब को, क्योंकि हम प्रमोट तो नहीं करोगे, पर वो रेवेन्यू तो कलेक्शन जरूरी है ना। टारगेट बहुत कम हो गए तो उनकी दुकानें वहां से बंद कर देंगे, हटा देंगे, रोजगार कम हो जाएगा। सर अगर शराब के सेक्टर में रोजगार देखें, लिकर के सेक्टर में, तो चूंकि उसका सोसाइटी में नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ज्यादा है, डेफिनेटली इसकी रेवेन्यू कुछ है प्रोस्पेक्ट्स, पर सर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ज्यादा है। महिलाओं की आप लीगल वो करेंगे तो ऐसे तो लीगल केसेस भी बढ़ जाएंगे, और डोमेस्टिक वायलेंस की एक ही थाने में 50-50 एफआईआर हो जाएगी। सर लीगल बर्डन से ज्यादा प्रायोरिटी मेरे अकॉर्डिंग हमें कि उसको मिलनी चाहिए, एटलीस्ट केसेस की रिपोर्टिंग तो हो, जो हो रही है, जो नहीं हो रही है, उनको जस्टिस के डोर्स तो उनके लिए खुले। अगर वो कंप्लेन ही नहीं करेगी तो कोई चांस नहीं लेके आई ना आपके पास। सर जो लीगल रास्ता मुझे लग रहा है वो तो यही सही होगा कि वो एप्रोप्रिएट जो उनकी जुरिस्डिक्शन में पुलिस स्टेशन है वहां पे कंप्लेन करें, तो पुलिस एक्शन ले सकती है इस संदर्भ में। डोमेस्टिक वायलेंस की कोई एप्लीकेशन आपके पास आती है तो आप ठीक है। ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक क्या है, जो अभी काफी चर्चाओं में? चल मुझे इसका आइडिया नहीं। ठीक है। व्हाट इज जस्टिस? सर अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स, जस्टिस फर्स्ट वर्च्यू है सोशल इंस्टीट्यूशंस का, और इसका सीधा सा अर्थ है कि जिसका जो भी ड्यू है उन्हें वो देना। और लिबर्टी? सर लिबर्टी होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, प्लस सर कैपेसिटी, मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटीज की एग्जिस्टेंस होना कि हम अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप कर सके। लिबर्टी एब्सोल्यूट है क्या? नहीं सर, इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है नेशनलिज्म का, एक होता है पैट्रियोटिज्म। हाँ जी सर। ये क्या है, क्या अंतर है दोनों में? सर एग्जैक्टली मुझे डिफरेंस नहीं पता। What is the difference between nation and state? सर नेशन एक कल्चरल एंटिटी है जिसमें लोगों के पास एक शेयर्ड हिस्ट्री, लैंग्वेज या कल्चर होता है। वहीं पे स्टेट है, ये एक पॉलिटिकल एंटिटी है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्टेट आर्टिकल 12 के अंदर और 36 के अंदर डिफाइन कर रखी है। सर स्टेट के 4 एलिमेंट्स होते हैं: पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी और टेरिटरी। Can you compare the nationalism within the West Europe and in India? सर नेशनल मूवमेंट के कंटेक्स्ट में जो स्टेट फॉर्मेशन वहाँ पे हुआ है और अपने इंडिया में हुआ है, क्या डिफरेंस है क्या दोनों में? यस सर डेफिनेटली है। जैसे यूरोपियन जो नेशंस हैं वहाँ पे बेसिकली वो मल्टी डाइवर्स या मल्टी एथनिक कम्युनिटीज नहीं एग्जिस्ट कर रही हैं, एट मैक्स 2 कम्युनिटीज एग्जिस्ट कर रही है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 कल्चर 1 नेशन का कंसेप्ट है। पर सर इंडिया में है जो मल्टी डाइवर्स सोसाइटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो हमारा स्टेटस है वो है। पर सर इटली जैसे कुछ नेशन, कुछ सर वहाँ पे कंट्रीज जो बनी है
वो वॉर ठीक है, वो सेम नेशन और स्टेट ऑलमोस्ट को एग्जिस्टेंस है, वी हैव मल्टीपल नेशन इन स्टेट। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे मर्जर ऑफ बैंक्स, ताकि बसेल नॉर्म्स को फॉलो करें और उसके हिसाब से बड़े बैंक बन जाए। पर जब 2008 की बंदी की बात करते हैं तो यूएस में एक बैंक था जो फेल हो गया था, क्योंकि वहां की जो इकोनॉमी थी वो ऑलमोस्ट ऐसे थी कि व्हाइट इकोनॉमी ज्यादा थी और ब्लैक इकोनॉमी कम थी और बड़े बैंक थे। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया में जैसे 2-3 बड़े बैंक हो जाए और कल को एक आधा कोलैप्स कर जाए, इंडियन इकोनॉमी तो बहुत वीक हो जाएगी उस केस में। भाई उस 2008 की तुलना करते हैं तो यूएस काफी सफर करा था, लेकिन इंडिया वाज स्टैंडिंग। तो आपको नहीं लगता हम गलत दिशा में जा रहे हैं? सर एग्जैक्टली गलत दिशा तो नहीं, परंतु ये सर कि कोई 2008 जैसा क्राइसिस होता है ये हमारे लिए प्रॉब्लम होगी सर। इसीलिए जो बेसल नॉर्म्स के अंदर रिक्वायरमेंट है 10.5% कैपिटल रखने की, हमने उसको 1% ज्यादा रखा है आरबीआई के अकॉर्डिंग। और दूसरा सर, जो भी बैंक्स होते हैं जो बहुत नेशनल इंपॉर्टेंस के मानते हैं, उनको हम सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर कैटेगराइज करते हैं सर। उसमें गवर्नमेंट भी उनके हेल्प के लिए आती है अगर इन केस फेलियर हो जाए, क्योंकि उनके फेलियर से इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट क्या हेल्प करेगी? बैंक फेल हो गया तो पैसा कहाँ से आएगा? सर गवर्नमेंट इसमें जैसे पैसा इन्फ्यूज करती है वो कर सकती है इसमें। तो वो तो लिक्विडिटी वैसे बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट के पास भी पैसा कहाँ से आएगा? वो तो यूएस भी कर सकता था, क्यों मंदी है? सर यूएस में बेसिक ये फैक्टर था कि उनका एक्सटर्नल जो है रोल इकोनॉमी में एक्सटर्नल एक्टर्स का वो काफी था। पर सर हमारे मतलब जैसे 2008 की क्राइसिस में हम एक्सटर्नल पैसे पे उतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं थे। हाँ, तब तो हम बच गए, लेकिन आज तो हम डिपेंडेंट हो रहे हैं। हाँ जी सर। तो इट मींस वी आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन समवेयर और वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द क्राइसिस। नहीं सर, रॉन्ग डायरेक्शन ही ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि जितने बड़े बैंक होंगे उतनी उनकी एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ेगी, उनके पास रिसोर्सेज उनके डिस्पोजल पे काफी ज्यादा होंगे। ठीक है, दूसरी बात हमारी हुई कि जीडीपी ग्रोथ और जो पर कैपिटा इनकम जो सर ने प्रश्न पूछा था, जैसे कोई इंसिडेंट होता है, मालूम है एक गाड़ी लेके आता हूँ और वो गाड़ी एक्सीडेंट होती है, ठीक है, तो उसके बाद में उसके इंश्योरेंस के पैसे उठते हैं, साथ में जो मेडिकल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो भी जीडीपी में ऐड होते हैं, लेकिन उसका लॉस और डैमेज होता है वो माइनस नहीं होता। तो आपको नहीं लगता है जीडीपी का डेटा है वो तो एक मिथ है, ये ओवरऑल जैसे एक हवा बना रखी है कि भाई जीडीपी ग्रोथ कर रही है, एक्चुअल डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा है। सर अगर हम करंटली इनको अकाउंटिंग के लिए देखें कि हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे अकाउंट करें, जीडीपी परफेक्ट नहीं पर बेस्ट प्रैक्टिसेबल मेथड के तौर पे अभी हमारे पास प्रेजेंट है। व्हाट कुड बी द अल्टरनेटिव देन? जीडीपी क्या सर, इसमें हम जैसे हम करंटली एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड मेथड पे करते हैं जीडीपी कैलकुलेट, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम वैल्यू एडेड मेथड को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं कि जो वैल्यू ऐड हो रही है सेक्टर्स में बजाय एक्सपेंडिचर की। तो सर वहां पे फिर हम जो वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, जो वैल्यू जो लॉस हो रही है उसको भी फिर उससे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक वर्ड यूज किया था बायो एक्यूमुलेशन। हाँ जी सर। क्या होता है सर? ये फूड चेन में टॉक्सिन्स होते हैं, उनके एंटर करने से रिलेटेड होता है। जब कोई भी टॉक्सिन है वो फूड चेन में एंटर हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू, तो वो बायो एक्यूमुलेशन हो जाती है। फिर इसकी नेक्स्ट स्टेज में बायो मैग्निफिकेशन आता है कि जैसे जैसे उस लोअर प्रोडक्ट को कोई हायर लेवल ऑफ फूड चेन में ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो टॉक्सिन्स की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे ही वल्चर से रिलेटेड कुछ है क्या? हाँ जी सर। क्या है सर? जैसे वल्चर की डेथ देखी गई थी क्योंकि जो इस कैटल के कैरकस पे वो फीड कर रहे थे उन्हें डाइक्लोफिनेक से ट्रीट किया गया था, तो उनकी बायो मैग्निफिकेशन हो रही थी वल्चर्स के अंदर, जिससे कि वल्चर्स का किडनी फेलियर हो रहा था। और ऐसे ही एक खांसी की दवाई थी रिसेंटली, उससे भी इश्यू हुए थे, जो बच्चों को दी गई थी और वो बीमार पड़ गए थे, वो क्या इश्यू था? सर उसमें मुझे एग्जैक्टली दवाई का नाम याद नहीं है, पर सर वो स्टैंडर्ड्स को अब फॉलो करते हुए वो नहीं बनाई गई थी, सब स्टैंडर्ड मेडिसिन थी, तो उस वजह से उसमें बच्चों मतलब उसमें जो एग्जैक्टली केमिकल मुझे आइडिया नहीं है, बट जो केमिकल की रिक्वायरमेंट थी उससे वो काफी % एक्सीड कर रहा था, तो इस वजह से बच्चों पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, ये विंड सिस्टम क्या होता है? जो कैसा? विंड सिस्टम, ट्रेड विंड। हाँ जी सर। ट्रेड विंड क्या होती है? सर ट्रेड विंड वो होती है जैसे ये नॉर्थर्न और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में ऑपरेट करती है। सर ये
सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर बेल्ट होती है वहां से जो इक्वेटर लो प्रेशर रीजन है उसके पास तक चलती है सर। तो ये जो डेजर्ट होते हैं वेस्टर्न पार्ट पे क्यों मिलते हैं सर? क्योंकि जो ट्रेड विंड्स हैं वो ईस्टर्ली होती है, तो जब तक वो वेस्टर्न कोस्ट तक पहुंचती है तो वो अपना मॉइस्चर लूज कर देती है, इसलिए वहां बारिश नहीं होती। सर दूसरा कारण ये है कि जो वेस्टर्न जो कोस्ट पे हमें डेजर्ट देखने को मिलते हैं उनके पास जनरली कोल्ड करंट्स होते हैं, और जहाँ पे कोल्ड करंट्स होते हैं वहां पे लो प्रेशर नहीं होता है, तो सर क्लाउड्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, तो सर इस वजह से वहां पे बारिश भी नहीं होती है। ठीक है, मुझे गंगानगर की कोई 5 समस्याएं बताओ जो आप प्रायोरिटी पे सोल्व करना चाहते हो। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ड्रग्स का इशू है गंगानगर के लिए। दूसरी सर वाटर लॉगिंग जो सेम की समस्या है। तीसरी सर जेंडर इश्यूज, सेक्स रेशियो कम काफी लो है गंगानगर। चौथी सर हायर एजुकेशन के एवेन्यूज इन पर्टिकुलर गंगानगर में लिमिटेड है। चौथी सर इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे ओवर डिपेंडेंट है, तो उसको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। जैसे गंगानगर की लिटरेसी तो काफी ठीक है सर। हाँ जी सर। लेकिन वहाँ पे सेक्स रेशियो कम है। हाँ जी सर। तो ये विकसित हो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? एक तरफ तो बुराई को अपना रहे हैं, दूसरी तरफ शिक्षित हो रहे हैं। सर यहाँ पे एक्सेस टू रिसोर्सेज एक मेन फैक्टर है कि चूंकि लोग थोड़े इकोनॉमिकली समृद्ध हैं तो वो जो सेक्स डिटर्मिनेशन प्रैक्टिसेस हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको एक्सेस कर पा रहे हैं, तो इसीलिए सर वो सेक्स सिलेक्टिव प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। और दूसरी सर वो मेल चाइल्ड प्रेफरेंस का इशू, अगर उनको फर्स्ट बेबी एज मेल बोर्न हो जाता है तो वो सेकंड के लिए ट्राई भी नहीं कर रहे हैं। और तीसरा सर एग्रीकल्चर, चूंकि वहां पे एक डोमिनेंट सेक्टर है तो मेल चाइल्ड को वो काफी प्रेफरेंस मिल रही है इस वजह से। इंडिया में जो कैसा टैक्स सिस्टम कैसा है सर? प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव के संबंध में। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या मतलब है? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का सर इसमें प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे जैसे इनकम के लेवल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टैक्स का जो परसेंट है वो भी बढ़ रहा है, जो करंटली हमारा है। क्या ये टैक्स इवेजन का भी एक मुख्य कारण है? सर कारण इससे मान सकते हैं हम, क्योंकि उनको जिनको जो टैक्स इवेड करते हैं वो एक मिनिमम परसेंट भी अपने उस पे नहीं करना चाहते हैं, ऑल द वेल्थ खुद के पास एक्यूमुलेटेड रखना चाहते हैं, तो हम मान सकते हैं सर। और क्या क्या कारण हो सकते हैं टैक्स इवेजन के? कर चोरी तो है ना भारत में? सर, कर चोरी है। क्या कारण है कर चोरी का? सर एक टैक्स रेट्स हैं वो थोड़े हायर मान सकते हैं हम कंपेयर टू अदर जो भी टैक्स हेवन नेशंस हैं उनके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हाई है हमारे, तो एक तो ये रीजन दिखता है। सर दूसरा हम समझ सकते हैं कि उनको अपने पर्सनल प्रॉफिट ज्यादा, वो एथिकल डिग्रेडेशन ऑफ द सोसाइटी में हम इसको ले सकते हैं कि वो पर्सनल बेनिफिट को ज्यादा ऊपर रख रहे हैं रेदर कि उनका बिलीफ रीडिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है वेल्थ की। एक आम टैक्स पेयर है वो ये कहता है कि हम जो टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट उस पैसे को है वो फ्री बीज के रूप में है वो बांट रही है ऐसा सोच है ऐसा? सर यहाँ पे फ्री बीज और सोशल वेलफेयर में एक डिस्टिंक्शन आ जाता है। जब तक वो टारगेटेड और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए है तो वो सोशल वेलफेयर के अंदर आ जाता है क्योंकि उसके अंदर सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर रहे हैं। पर सर अगर वो अनसस्टेनेबल है, अनटारगेटेड है वो और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए नहीं है तो सर वो डेफिनेटली एक पैसे की वेस्टेज के तौर पे देखा जाता है। नीति आयोग, हाँ जी सर, इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? सर इसको प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके इसको लाया गया था। सर बेसिकली प्लानिंग कमीशन में एक टॉप डाउन अप्रोच थी और नीति आयोग एक बॉटम अप अप्रोच को अडॉप्ट करता है, उसके साथ साथ स्टेट्स की भी इंक्रीज्ड रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर। क्या करता है, क्या काम है नीति आयोग की? सर नीति आयोग ने कुछ बहुत अच्छी स्कीम्स डिवाइस की है, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है। दूसरा सर वो एसडीजी इंडेक्स है वो भी नीति आयोग निकालता है। सर ये जो सर्टेन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स है उनमें बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको एनकरेज करता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस मॉडल को एनकरेज करता है। और सर एक थिंक टैंक के तौर पे काम करता है गवर्नमेंट के और स्टेट के साथ कोलैबोरेशन को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, ये जो रुपए की वैल्यू है वो लगातार गिरती, अभी रिसेंट है वो काफी रुपए की वैल्यू में है वो रिकॉर्ड है वो गिरावट आई, क्या कारण मानते हैं इसके? सर इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो एक ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो सर इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है और फिस्कल डेफिसिट है वो अभी थोड़ा हाई लेवल पे चल रहा है क्योंकि हम कोविड से रिकवरी के फेज में हैं,
तो सर इसलिए एक तो डिफिस्ट ज्यादा है, दूसरा सर यूएस के साथ हमारी ट्रेड डील भी डिले हो रही है और यूएस ने टैरिफ काफी लगाए हैं, तो जो कैपिटल आउटफ्लो है हमारे सेंसेक्स स्टॉक मार्केट से वो काफी ज्यादा है, तो इस वजह से रुपये का डिक्लाइन हो रहा है। और दूसरा सर हम एक और पॉइंट जो हम मान सकते हैं वो ये कि सर गोल्ड की डिमांड इंडिया में काफी ज्यादा है, तो सर हम उसके गोल्ड चूंकि हम इंपोर्ट करते हैं तो वहां पे डॉलर की डिमांड फिर बढ़ जाती है, और डिमांड सप्लाई का मेन फैक्टर है कि डॉलर की डिमांड कंपैरेटिवली रुपये से ज्यादा है। ठीक, आपका शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक्स। हाँ, बैठ। शालू कितने टाइम से तैयारी कर रही थी इंटरव्यू की? सर इंटरव्यू की तो भी 1 महीना, अराउंड 2 महीने होने वाले हैं। रिटन के पेपर कैसे हुए थे? सर ऐसे ऑनेस्टली होप तो नहीं थी, ऑनेस्टली नहीं लग रहा था मुझे। पेपर ऐसे ही हुए थे इस बार सर। पेपर ऐसे ही हुए थे? सर मेरा तो ऐसा ही हुआ था। देखिए, आपका इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। इंटरव्यू है वो आपका एक्सीलेंट। इंटरव्यू में कहीं भी कोई कमी है वो हमें नजर नहीं आ रही है। सारे ही करीब करीब एस्पेक्ट्स हैं वो हमने है वो चेक किया आपके, तो वो कहीं पे भी है वो आपको है वो आपका एनर्जी लेवल, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉइस लेवल, आई कांटेक्ट, ये सब बहुत अच्छे हैं। ड्रेस तो चेंज करेंगे ना? ये सर साड़ी इजी है साड़ी में सर, अभी कंफर्टेबल हो रहे हैं। देखिए, इजी रहे तो साड़ी बांधना, अदरवाइज सूट भी है वो, उसमें प्लेन है थोड़ा सा सूट है जो उसको प्रेफर करना, ठीक है ना? बाकी आपको सजेशंस लेने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, और जिस तरीके से आप अपनी स्टडी कर रही हैं उसको आप उसको कंटिन्यू रखो, उसको कंटिन्यू रखना आपको जरूरी है। इसके लिए डेली न्यूज़पेपर्स हैं वो आपको क्योंकि आपके तीनों ही जो सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये तीनों ही ऐसे हैं कि इन पे तीनों पे ही बात आपसे की जा सकती है। तो आपका हमने काफी इंटरव्यू लिए हैं, तो बहुत अच्छे एक्सीलेंट हम कमी स्टूडेंट्स को कहते हैं, कमी बच्चों को हम कहते हैं, तो उनमें एक्सीलेंट आपका है वो। और इंटरव्यू में आपको मार्क्स कम नहीं आएंगे, यही आपकी हिस्ट्री वो रही तो है आपकी तो तैयारी। आप क्वेश्चन में डाउट था मेरे को, एक क्वेश्चन में डाउट था सर, जो सर ने पूछा था वो रेवेन्यू और वो शराब वाला, वो कैसा है? उसमें ये है कि ये आपने तो सही जवाब दिया था कि रेवेन्यू हम है जो समाज की कॉस्ट पे रेवेन्यू बढ़ाएं, हम रेवेन्यू बढ़ाना तो जरूरी, लेकिन शराबबंदी का भी प्रोसीजर है गांव में, तो वो हाँ वो वोटिंग होती है। दूसरा क्या, इलीगल बंद करोगे तो ऑटोमेटिक लीगली बिकेगी, लीगल बिकेगी तो रेवेन्यू। हाँ सर, वो सीधा सा कंसेप्ट। और महिलाओं की जो कह रहे हैं, आप उनको ये समझाओ कि शराबबंदी की एक सेट प्रोसीजर है, उसको अपनाना पड़ता है ना। और यदि वो एसपी के आते हैं तो किसी एक दो केसेस जो बार बार शिकायत लेके आ रहे हैं उनके ऊपर आप घरेलू अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करो। सबकी तो करा नहीं सकते। हाँ जी सर, एक दो को करवा दो, एग्जांपल सेट करो सर। पर अगर मान लो जैसे कोई हमारे पास कंप्लेंट लेके आता है, सिचुएशन क्वेश्चन में जैसे आपने भी पूछा सर, हम पर्सनल मतलब एज एसडीएम के तौर पे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमें तो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट रिकमेंड करोगे कि आप वहां जाओ, मैंने कॉल कर दिया है या मैंने बात कर ली, आपके ऊपर सहायता करें। बाकी ड्रेस का है और केस स्टडी का बता ही दिया, बाकी सब चीजें आपकी सही, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है, नहीं सब एकदम क्लियर आ रहे हैं। कितना कौन सा मॉक था ये? सर दूसरा है, पहला मॉक दिया तो वहाँ पे भी अच्छा बताया अभी सर। वहाँ पे थोड़ी आई कांटेक्ट में एक ही जो क्वेश्चन पूछ रहे सिर्फ उनके साथ रख रही थी, और दूसरा सर मेरे हाथ काफी ज्यादा हिल रहे सर। एक ना जैसे सुनते वक्त मेरी मतलब ऐसे एक्सप्रेशंस नर्वस हो रहे थे सुनते वक्त, वो मैं पूछना चाहूंगी सर, वो अब कैसा? ऐसा कुछ नहीं। तो वहां के मॉक से यदि आप कंपेयर करें तो यहाँ ठीक था सर, क्वेश्चंस की डाइवर्सिटी ज्यादा थी। ठीक है, थैंक यू सर। और थैंक यू सर। अच्छा, आप मिठाई खिलाइएगा, मिठाई खिलाना। थैंक यू।